नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 30 मार्च के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। म्यांमार में लोकतंत्र और सैन्य शासन को आधार बना करके जो न्यूज आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। असम और मेघालय के बीच में जो समझौता हुआ है सीमा विवाद को खत्म करने के लिए, हम उस न्यूज को यहाँ पर देखने वाले हैं। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उस न्यूज को यहाँ पर देखने वाले हैं। बिम्स्टेक और भारत और श्रीलंका को लेकर के जो न्यूज आए हैं, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है म्यांमार कंटिन्यूड सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 मार्च को म्यांमार के द्वारा वहां पर सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया और यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में उसने रूस को आमंत्रित किया। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि म्यांमार उन कुछ देशों में से एक है जिसने यूक्रेन पर रूस के द्वारा जो आक्रमण किया गया है उसका समर्थन किया है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि चूंकि म्यांमार रूस से भारी मात्रा में रक्षा सामानों की खरीद करता है, यानी कि म्यांमार रूस पर हथियारों के लिए निर्भर है और इसीलिए म्यांमार रूस के साथ अपने संबंधों को हमेशा अच्छा बनाए रखता है। यहाँ पर यही बताया गया है कि जब से वहां पर मिलिट्री शासकों के द्वारा सत्ता परिवर्तन किया गया है, उसके बाद से ही असंतुष्टों की आवाज को दबाने के लिए म्यांमार की सरकार के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में अभियान चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, जिसमें यह बताया गया है कि 1 फरवरी के कूप के बाद से, यानी कि तख्ता पलट के बाद से लगभग म्यांमार में 1707 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,970 लोगों को वहां पर अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा भी यहां पर यह जानकारी दी गई है कि मिलिट्री शासकों के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको दबाने के लिए शक्ति का सहारा लिया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। यहां पर यही बताया गया है कि वहां की जो सबसे बड़ी लीडर हैं आंग सासू की, उनके ऊपर मनमाने तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस लगाए गए हैं और अगर उन केसेस में इनको सजा होती है तो उनका बाकी का जीवन भी जेल में बीत सकता है। तो यहां पर वहां के मिलिट्री शासकों के द्वारा उनके खिलाफ जो आवाजें हैं उनको दबाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसी न्यूज में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर म्यांमार और रूस के संबंध कैसे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी कहा कि म्यांमार हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है और इसी को देखते हुए म्यांमार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर रूस का समर्थन किया जाता है, यानी कि रूस और वहां की जो मिलिट्री जुंटा है उसके बीच में संबंध काफी अच्छे हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 27 मार्च को जो सशस्त्र सेना दिवस वहां पर मनाया गया, वहां पर भारत और उसके अलावा 7 अन्य देशों ने अपने प्रतिनिधियों को वहां पर भेजा। यह बहुत ही बड़ा बात है कि भारत, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, उसके द्वारा एक ऐसे देश में जहां पर मिलिट्री शासकों के द्वारा वहां की चुनी हुई सरकार को बदल दिया गया है, वहां पर अपने प्रतिनिधियों को भेजा जा रहा है। और इसी को आधार बनाकर के यहां पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि म्यांमार हथियारों के लिए रूस पर तो निर्भर है ही, लेकिन इसके अलावा म्यांमार चीन, पाकिस्तान, भारत, सर्बिया, बेलारूस, यूक्रेन और कोरिया से भी हथियारों की खरीद करता है और इसीलिए म्यांमार इन देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बना करके रखता है। म्यांमार के द्वारा रूस के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की जाती है। यहां पर म्यांमार के जो मिलिट्री शासक हैं उनके द्वारा ये बार बार कहा गया है कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं वे बहुत ही दूरदर्शी नेता हैं और वे अपने देश की सैन्य और आर्थिक ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर म्यांमार के द्वारा जो रूसी एजेंडा है उसको चलाने का पूरा प्रयास किया जाता है। यहां पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर म्यांमार में जो तख्तापलट किया गया उसके क्या कारण हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 1 फरवरी 2021 को वहां के मिलिट्री शासकों के द्वारा वहां की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट दिया गया है
और उसके बाद से ही पूरे देश में संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यह बताया गया है कि म्यांमार में लोकतंत्र और सैन्य शासकों के बीच में लगातार संघर्ष रहा है और 2021 में जो तख्तापलट हुआ था, इससे पहले भी वहां पर 1962 और 1988 में 2 बार चुनी हुई सरकार का तख्तापलट किया जा चुका है सैन्य शासकों के द्वारा। यहां पर यही बताया गया है कि इससे पहले जब सैनिक शासकों के द्वारा वहां पर लोकतंत्र की बहाली की गई थी, तो उस समय भी मिलिट्री जुंटा के द्वारा अपने आप को एक मजबूत स्थान में रखा गया था। म्यांमार ने 3 संविधानों को तैयार और अधिनियमित होते देखा है, जिसमें से जो नवीनतम संविधान है वह वहां के सैन्य शासकों के द्वारा लाया गया। आपको यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि सैन्य शासकों ने खुद विधायिका में 25% सीटें अपने नाम रखी हैं और इसीलिए बिना उनके यह संभव नहीं है कि वहां की सरकार वहां के संविधान में कोई भी संशोधन कर सके। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि वहां के मिलिट्री जुंटा के द्वारा जब वहां पर लोकतंत्र होता है तब भी अपनी स्थिति मजबूत बना करके रखी जाती है। जैसा कि मैंने आपको यहां पर कहा कि जो मिलिट्री जुंटा है उसका जो सीटों का प्रतिशत है विधायिका में वह 25% है। यानी कि इसका मतलब यह होता है कि अगर वहां की चुनी हुई सरकार संविधान में कोई संशोधन करना चाहती है तो बिना जुंटा के मर्जी के ये नहीं हो सकता। यहां पर मिलिट्री जुंटा के द्वारा जो थोड़े समय के लिए वहां पर लोकतंत्र की बहाली की गई थी और वहां की जो सबसे बड़ी लीडर हैं आंग सान सू की, उनको छोड़ा गया था, लेकिन यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आंग सान सू की को बहुत ही कड़ी शर्तों के तहत 2010 में नजरबंदी से रिहा किया गया था, जिसमें से एक कंडीशन यह था कि वह कभी भी वहां की राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी। लेकिन जब से वह जेल से निकली है तब से उनकी जो लोकप्रियता है वह बढ़ती गई है। उनकी जो पार्टी है उसने 2015 में संसद में लगभग 77% सीटों को जीत लिया था और यही सबसे बड़ा कारण है 2021 के तख्ता पलट का। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से आंग सान सू की लोकप्रियता वहां पर बढ़ रही थी, उनकी पार्टी वहां पर जीत रही थी, उसी को देखते हुए वहां के मिलिट्री शासकों के द्वारा वहां की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटा गया है। वे नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र वहां पर और मजबूत हो और इसीलिए उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। यहां पर भारत का जो स्टैंड है उसकी भी चर्चा की गई है और यहां पर यह कहा गया है कि भारत चीन को ध्यान में रखते हुए अपने संबंधों को म्यांमार के साथ बिगाड़ नहीं रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चीन और म्यांमार के संबंध बहुत ही अच्छे हैं और उसको देखते हुए भारत म्यांमार के साथ भी अपने संबंधों को बिगाड़ नहीं सकता है और इसी कारण से भारत हमेशा वहां के जो मिलिट्री शासक हैं उनका खुले मंच पर विरोध करने से कतराता है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो प्रस्ताव आया था उसमें मतदान से परहेज किया गया था और भारत लगातार सक्रिय रूप से जुंटा के खिलाफ बोलने से बचता है। हालांकि भारत के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि वहां के जो मिलिट्री शासक हैं वे वहां पर जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी बहाली करें और इसी को देखते हुए भारत ने म्यांमार से हिंसा समाप्त करने और आसियान देशों की जो 5 सूत्री सहमति है उसको लागू करने का आग्रह किया वहां के मिलिट्री शासकों से। यानी कि भारत अपने तरीके से वहां पर लोकतंत्र की बहाली के प्रयास करता रहा है। यहां पर इन्हीं सभी बातों की चर्चा की गई है। सबसे अंतिम में यहां पर यह बताया गया है कि आखिर दुनिया के अन्य देशों के द्वारा म्यांमार पर किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा और पश्चिमी देशों के द्वारा म्यांमार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसकी यहां पे चर्चा की गई है। लेकिन यहां पर लेखक का यह भी कहना है कि अगर म्यांमार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो इसका असर वहां के मिलिट्री शासकों पर नहीं पड़ता है बल्कि वहां की जनता पर पड़ता है और वहां के मिलिट्री शासकों को वहां की जनता की कोई परवाह नहीं है। इसीलिए जब भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा म्यांमार में कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो यहां पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं यह प्रतिबंध म्यांमार की जनता के खिलाफ ना हो जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से यहां पर पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है असम एंड मेघालय इंक पैक्ट टू एंड बॉर्डर रॉ।
और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 राजनीति और समान अध्ययन 3 सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस बात की जानकारी दी गई है कि असम और मेघालय ने मंगलवार को उन 12 विवादित स्थानों में से 6 में अपने 5 दशक पुराने सीमा विवाद को समाप्त करने का फैसला किया है, जो अक्सर दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा करते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि यह समझौता दोनों राज्यों के बीच 884.9 किलोमीटर की सीमा के साथ 12 स्थानों में से 6 स्थानों पर लंबे विवाद का समाधान करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। जैसा कि मैंने कहा कि असम और मेघालय के बीच में लगभग 885 किलोमीटर लंबी सीमा है और फिलहाल इन सीमाओं पर 12 बिंदुओं पर विवाद है, जिसमें से 6 बिंदुओं पर जो विवाद है उस पर यहां पर सहमति बन गई है कि ये दोनों राज्य मिलकर के अपने विवाद को यहां पर खत्म करेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत असम से अलग किया गया था और यहां पर मेघालय के द्वारा असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 को चुनौती दी गई थी, जिससे जो उनकी साझा सीमा है जो कि लगभग 885 किलोमीटर लंबी है, उसके विभिन्न हिस्सों में इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद पैदा हो गया था। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 12 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद है। अगर हम विवाद के प्रमुख बिंदु की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि असम और मेघालय के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु असम के कामरूप जिले की सीमा से लगे पश्चिम गारो हिल्स में लंगपीह जिला है, जिसे आप यहां पर फिगर में देख सकते हैं। तो यहां पर यह है लंगपीह जिला और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो लंगपीह जिला है वह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कामरूप जिले का हिस्सा था, लेकिन आजादी के बाद यह गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया, जबकि असम इसे असम में मिकिर पहाड़ियों का हिस्सा मानता है। तो लिंगपी जिला को लेकर के भी असम और मेघालय के बीच में विवाद है। यहां पर मेघालय के द्वारा मिकिर हिल्स के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पर सवाल उठाया जाता है, जो अभी कार्बी आंगलोंग क्षेत्र यानी कि असम का हिस्सा है। मेघालय का यह कहना है कि ये जो हिस्से हैं वे तत्कालीन यूनाइटेड खासी और जयंतिया हिल्स जिलों के हिस्से थे, इसीलिए इन्हें मेघालय को दे देना चाहिए। तो यहां पर मेघालय और असम के अपने अपने दावे हैं और ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि अभी सॉल्व करना बाकी है। हालांकि जिन 12 क्षेत्रों में असम और मेघालय के बीच में जो विवाद है उसमें से अभी 6 स्थानों पर सीमा विवाद को हल करने के लिए 29 जनवरी को गुवाहाटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके बाद यहां पर जो समझौता हुआ था उसे 31 जनवरी को गृह मंत्रालय के पास भेजा गया था और यहां पर जो है गृह मंत्रालय ने भी अपना मुहर इस पर लगा दिया है। यहां पर जो समझौता हुआ है उसमें यह कहा गया है कि जो 36.79 वर्ग किलोमीटर भूमि जिस पर विवाद है उसमें से 18.51 वर्ग किलोमीटर भूमि असम को दी जाएगी, जबकि 18.28 वर्ग किलोमीटर भूमि मेघालय को दिया जाएगा। और यहां पर गिव एंड टेक वाला जो है मामला है, लेकिन फिर भी अगर इसी तरीके से अगर दो राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद है वो सुलझते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अभी आपको ये देखना होगा आगे चल करके कि जो बड़े मुद्दे हैं जिसकी मैंने आपको यहां पर चर्चा किया है लिंगपी जिला को लेकर के और जो मिकिर हिल्स का जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है उस पर जो है अभी क्या समझौता होता है। आपको यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि मेघालय के अलावा असम का अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के साथ भी सीमा विवाद है और जिस तरीके से अभी असम और मेघालय के बीच में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, उसी तरीके से असम का जो विवाद है अरुणाचल प्रदेश के साथ, मिजोरम के साथ और नागालैंड के साथ, उसको भी सुलझाने का यहाँ पर जरूरत है। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है अनरिफॉर्मेबल क्रिमिनल जस्टिस और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 राजनीति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर चर्चा हो रही है भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की और किस तरीके से हम आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधार सकते हैं, इसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारे बातें की गई हैं। अगर हम आपराधिक न्याय प्रणाली की बात करें तो आपराधिक न्याय प्रणाली सरकार की उन एजेंसियों को संदर्भित करती है जिन पर
आपराधिक कानूनों को लागू करने का जिम्मा होता है। यानी कि वे एजेंसियां जो आपराधिक कानूनों को लागू करती हैं, अपराध पर निर्णय लेती हैं और आपराधिक आचरण को सुधारने का जिनके पास जिम्मा होता है, उन सभी को हम यहाँ पर आपराधिक न्याय प्रणाली का हिस्सा मानते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर न्यायिक सुधार की बात कर रहे हैं, जेल सुधार की बात कर रहे हैं, पुलिस सुधार की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पर आपराधिक कानूनों को लागू करने का, अपराध पर निर्णय लेने का और आपराधिक आचरण को सुधारने का जिम्मा होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अगर हम आपराधिक न्याय प्रणाली की पृष्ठभूमि पर बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत में आपराधिक कानूनों की जो संहिताकरण है वह ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू किया गया था और कमोबेश 21वीं सदी में भी वैसा ही बना हुआ है। आप सभी को पता होगा कि मैकाले को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है और भारत में आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि के द्वारा शासित की जाती है। यहाँ पर आपराधिक न्याय प्रणाली के मुद्दों के ऊपर चर्चा किया गया है और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम अपने आपराधिक न्याय प्रणाली को देखते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर लंबित मामले हैं, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे जिला न्यायालय हो। अगर हम इन सभी न्यायालयों में जो लंबित मामलों की संख्या देखें तो इन सभी न्यायालयों में लगभग 4.4 करोड़ मामले लंबित हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ कि हमारे यहाँ जो न्याय है उसको मिलने में देरी होता है। उसी तरीके से जो विचाराधीन कैदियों की संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत में दुनिया के सबसे अधिक विचाराधीन कैदी पाए जाते हैं। यहाँ पर मामलों के निपटान में इस देरी के कारण विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे न्याय प्रणाली के साथ। इसी तरीके से भारत में जो पुलिस सुधार हैं उसमें बहुत देरी हो चुका है। हालांकि पुलिस सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद जमीन पर यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। न्याय के त्वरित और पारदर्शी वितरण में भ्रष्टाचार, भारी कार्यभार और पुलिस की जवाबदेही एक बड़ी बाधा है। उसी तरीके से जो कानून है वो भी काफी पुराने हैं। यहाँ पर यह कहा जाता है कि हम अभी भी औपनिवेशिक युग के जो कानून है उसी से भारत में न्याय प्रणाली चला रहे हैं। यानी कि जो भारत में आपराधिक कानून हैं वे ब्रिटिश जमाने के हैं जिनको कि बदलना चाहिए। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जिनको कि जब तक हम सुलझा नहीं लेते तब तक हमारे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में कोई भी सुधार आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इन सभी बातों की चर्चा यहाँ पर इस एडिटोरियल में किया गया है। तो यहाँ पर भारत में जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसके क्या मुद्दे हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इन सभी पर चर्चा किया गया है। और जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको यहाँ पर कही हैं उसको आप लोग जरूर यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आज ये एक और एडिटोरियल पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ब्रिजिंग द बे इन ए क्वेस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्गर बिम्स्टेक और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका के द्वारा 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन को लेकर के तैयारी शुरू किया जा चुका है और इसी को देखते हुए यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि बिम्स्टेक इस पूरे एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिम्स्टेक में 7 मेंबर हैं जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। और अगर हम इन बिम्स्टेक देशों की बात करें तो यहाँ पर यह साफ साफ कहा गया है कि जो बिम्स्टेक देश हैं अगर हम उनकी पॉपुलेशन को देखते हैं तो इन देशों में जो पॉपुलेशन है वह पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का 22% है। अगर हम इन देशों के कंबाइंड जीडीपी को देखते हैं तो यहाँ पर इनका जो कंबाइंड जीडीपी है वह 2.7 ट्रिलियन है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर यही बताया गया है कि बे ऑफ बंगाल से पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है गुड्स का
उसका 1/4 हिस्सा गुजरता है। और यहाँ पर जो बिम्स्टेक के देश हैं उन्होंने 6 ऐसे एरिया हैं जिनमें एक दूसरे का सहयोग करने का निश्चय लिया है। और वो एरिया हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज। यानी कि इन क्षेत्रों में इन सभी देशों के द्वारा एक दूसरे की मदद की जाती है। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि बिम्स्टेक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, एक ऐसा संगठन है जिसका उपयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो भारत सहित इसके जो सदस्य देश हैं उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि संगठन को जून 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से गठित किया गया था। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य थे। आगे चल करके 1997 में ही म्यांमार इसका सदस्य बना। उसी तरीके से 2004 में नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल हुए। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। बिम्स्टेक का जो पहला समिट है वह थाईलैंड में हुआ था और श्रीलंका अभी इसका करंट में अध्यक्ष है और उसी के द्वारा अभी इसकी बैठक बुलाई जा रही है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेटा आपको दिया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये बताता है कि अगर सदस्य देशों के द्वारा इस संगठन का उपयोग सही तरीके से किया गया तो बहुत सारे मामलों में इन देशों की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो सकती हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो बिम्स्टेक है वह एशिया के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने में एक पुल की तरह काम करेगा। और यहाँ पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि जो बे ऑफ बंगाल है वह इंडो पैसिफिक का एपी सेंटर बन सकता है। और यहाँ पर जो सबसे अंतिम में भारत के रोल की चर्चा की गई है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह बताया गया है कि इन सभी देशों में जो सबसे बड़ा देश है वो भारत है और यह भारत की जिम्मेदारी है कि वह इस संगठन को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाए। यहाँ पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि भारत ने जो प्रोमिसेस किए हैं बिम्स्टेक देशों से उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा बे ऑफ बंगाल स्टडी सेंटर नालंदा यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि सभी कंट्रियों के बीच में भारत को एक पुल की तरह काम करना होगा, क्योंकि भारत इन सभी देशों में सबसे बड़ा है और बिम्स्टेक जितना मजबूत होगा उतना ही फायदा भारत को होने वाला है, भारत की अर्थव्यवस्था को होने वाला है। और अगर इस क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो इसका फायदा बिम्स्टेक के अन्य देशों को भी मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है इंडियन पावर प्रोजेक्ट रिप्लेस चाइनीज वेंचर इन श्रीलंका। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत और श्रीलंका ने उत्तरी जाफना से 3 श्रीलंकाई द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पिछले साल कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत चीनी उद्यम की जगह ले रहा है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट भारत की कंपनियों को दिए जा रहे हैं ये प्रोजेक्ट पहले चीन की कंपनियों को दिए गए थे और यहाँ पर अब भारत इन श्रीलंकाई द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजना को अंजाम देगा। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि जनवरी 2021 में चीनी फर्म सिनोसार एटेक्विन को जाफना के तट पर नैनातीवू, डेफॉल्ट या फिर नेदुथुवू और एनएलआईटीयू में एक हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए अनुबंध से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी द्वीप हैं वे भारत का जो तमिलनाडु है उससे बहुत ही नजदीक हैं और इसी को लेकर के भारत के द्वारा श्रीलंका से आपत्ति जताई गई थी। चूंकि ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं वे चीनी कंपनियों को दिए गए थे और यहाँ पर इसीलिए भारत के द्वारा इसका विरोध किया गया था। और यहाँ पर भारत के द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो श्रीलंका की सरकार के द्वारा इस परियोजना पर फिर से विचार किया गया और अभी यहाँ पर इन तीनों परियोजनाओं को भारत को सौंप दिया गया है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पिछले साल ही चीन ने भारत के चिंता को देखते हुए इन परियोजनाओं को निलंबित कर दिया था और उसके बाद अब ये योजनाएं भारत को दी गई हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चीन श्रीलंका में जो विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं उनमें सबसे बड़ा निवेशक है।
लेकिन चीन के द्वारा जिस तरीके से श्रीलंका को कर्ज दिया जा रहा है, कर्ज में फंसाया जा रहा है, उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और श्रीलंका के भीतर चीन का विरोध बढ़ता जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि 2017 में ही श्रीलंका के द्वारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हम्बनटोटा बंदरगाह को एक चीनी कंपनी को 99 साल के लिए पट्टे पर दे दिया गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस बंदरगाह को डेवलप करने के लिए चीन के द्वारा श्रीलंका को 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण दिए गए थे और उसी के तहत यहाँ पर श्रीलंका के द्वारा इस बंदरगाह को एक चीनी कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है। तो इस तरह की जो बातें हैं उसके कारण श्रीलंका के अंदर चीन का विरोध बढ़ता जा रहा था और इसको देखते हुए श्रीलंका सरकार भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेना चाह रही थी जिससे कि वहां की जनता के बीच में उनकी सरकार की किरकिरी ना हो। और यहाँ पर जिस तरीके से भारत के द्वारा श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसका मदद किया गया है, उसको देखते हुए भी श्रीलंका सरकार का जो भरोसा है वो भारत पर फिर से कायम हुआ है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं भारत को, इस पर इसका छाप साफ साफ दिखता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, जांच करें कि म्यांमार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति और रूस से इसकी निकटता भारत के हितों को कैसे प्रभावित करेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसा कि आपने देखा कि म्यांमार के द्वारा रूस को मुख्य अतिथि के रूप में सैनिक परेड में बुलाया गया है और म्यांमार के द्वारा लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस का समर्थन किया जा रहा है। उसको देखते हुए भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि भारत और रूस के संबंध अभी ठीक हैं, भारत और म्यांमार के संबंध भी ज़्यादा खराब नहीं हैं। हालांकि म्यांमार में सैनिक शासन है और वहाँ की चुनी हुई सरकार को म्यांमार के सैनिक शासकों के द्वारा हटाया गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आपको यहाँ पर अपनी बातों को लिखना होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था उन समस्याओं से घिरी हुई है जो न केवल संस्थानों के संवैधानिक ताने बाने में है बल्कि पदाधिकारियों के मानस में भी निहित है। इस कथन का विश्लेषण करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत में जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं होने का जो सबसे प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वे भी नहीं चाहते हैं कि भारत के आपराधिक न्याय व्यवस्था में कोई परिवर्तन हो। यानी कि अगर हमें आपराधिक न्याय व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना है तो उसकी जो कमियां हैं उसे हमें स्वीकार करना होगा, उनको दूर करने को लेकर के हमें प्रयास करने होंगे और तभी हम ये देख सकते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर जब आप उत्तर लिखेंगे तो वहाँ पर जो मैंने डेटा दिया था कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं, उन सभी डेटा का आप यहाँ पर उपयोग करें और इसके बाद ये समझाने का प्रयास करें कि अगर हमें आपराधिक न्याय व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना है तो हमें अधिकारियों की मानसिकता में परिवर्तन करना होगा और उसके बाद संस्थानों में परिवर्तन करना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर लिखने का प्रयास करें इसको। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।